हेलो कॉमरेड्स। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल विकास दिव्यकीर्ति सर का जो खुद का अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर दर्शन यानी फिलोसॉफी को लेकर नए नए एपिसोड आ रहे हैं, नई नई चीज़ें वो बता रहे हैं लोगों को, और जो कि सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होते हैं यूपीएससी में। दर्शन अलग अलग जो पश्चिमी दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं। लेकिन मेरे इसमें कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। हालांकि मैं उनका पर्सनली मतलब कि दिल से उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन विरोधाभास होना तो ये ठीक बात है, होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए। तो उसमें वो बता रहे हैं कि दर्शन जो है उसका असल मतलब क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो दर्शन के असल मायने हैं। और दर्शन के जो उन्होंने भारत के जो 9 दर्शन बताए हैं, अलग अलग जो भी चारवाक और सभी करके, तो मेरा मानना है कि दर्शन सिर्फ 2 ही होते हैं। एक तो होता है भौतिकवादी दर्शन और एक होता है भाववादी दर्शन। यानी कि मैं इनको आपको बताऊंगा इनके डिटेल में, इनके बारे में। भौतिकवादी दर्शन क्या होता है और भाववादी दर्शन क्या होता है। भगवान को ना मानना इस बात का सबूत नहीं है कि आप भौतिकवादी हैं, यानी मटेरियलिस्टिक हैं। ये तो दर्शन की 2 धाराएं होती है असल में। तो आज मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, और जो विकास सर ने जो बताया है उससे थोड़ा सा हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, कहना पड़ रहा है मुझे, उससे उन्नत स्तर का मैं बताऊंगा उसे आपको सबको। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दर्शन जो होता है वो 2 प्रकार का, यानी भाववादी और वस्तुवादी यानी भौतिकवादी होता है। ठीक है, विकास सर ने जो पढ़ाया है वो अच्छी बात है, हमें दूसरे दर्शन को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन जो दर्शन का जो प्रकार होते हैं या दर्शन 2 भागों में विभाजित होता है। तो हम शुरू करते हैं इसे। दर्शन की 2 धाराएं। दर्शन मुख्य रूप से 2 धाराओं में विभाजित है, भाववादी तथा वस्तुवादी। यहाँ हमारे देश में ये प्रचार किया जाता रहा है कि प्राचीन भारत का चिंतन व दर्शन भाववादी प्रकृति का रहा है। इस प्रचार अभियान के अनुसार भारतीय दर्शन में अध्यात्मवाद की धारा प्रबल रही है, किंतु ये बात न तो भारत के संदर्भ में सही है और न ही संपूर्ण मानव समाज के इतिहास के मामले में। इस प्रसंग में ये कहना जरूरी है कि अंतिम विश्लेषण में प्रकृति से परे सत्ता में विश्वास या अति प्राकृत शक्ति या अलौकिक सत्ता के अस्तित्व की जो धारणा भाववाद का मूल आधार है, वह धारणा सामाजिक विकास के एक खास स्तर पर समाज में तब उभर कर आई थी जब स्थायी संपत्ति का आविर्भाव हुआ एवं समाज 2 वर्गों में विभाजित हुआ। इससे पहले की चर्चाओं में कई बार हमने दिखाया है कि अन्य देशों की तरह ही हमारे देश में भी शुरुआत में मानव चिंतन प्राकृतिक जगत आधारित था। प्राकृतिक जगत आधारित यानी वो पेड़ की पूजा किया करते थे, पत्थरों की पूजा किया करते थे, पहाड़ की पूजा किया करते थे, ऐसा। भौतिक जगत आधारित था, यानी सेम चीज़ है दोनों। प्राकृतिक जगत और भौतिक जगत सेम चीज़ है। आज भी अंडमान या अफ्रीका के जंगलों में आदिवासियों के बीच, जिनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, कोई मालिकाना बोध नहीं है और कोई वर्ग विभाजन नहीं है, उनमें ईश्वर की सोच या किसी अलौकिक सत्ता की कोई धारणा नहीं पाई जाती है। आप आज भी देखेंगे कि जो लोग जंगलों में हैं, आदिवासी हैं जो रहते हैं, वो ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। उनका इस मामले में पता ही नहीं है उन चीज़ों को। पहले भी हमने दिखाया है कि स्वयं विवेकानंद ने कहा था, विश्व ब्रह्मांड के प्रकृत सत्यों की खोज पहले बहिर्जगत में ही शुरू हुई। मनुष्य ने पहल जीवन की दुरूह समस्याओं के उत्तर बाह्य प्रकृति जगत से पाने की चेष्टा की। ये विवेकानंद जी इसमें कहते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सच ही कहा था। हमारे देश के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में चारवाक का दर्शन या लोकायत दर्शन शामिल है। ये दर्शन इतिहास में वस्तुवादी दर्शन माने जाते हैं। प्राचीन काल में कणाद ऋषि ने कहा था कि दुनिया में सब कुछ छोटे छोटे कणों से बना है। ये विश्वास किया जाता था कि दुनिया में सब कुछ पंचभूत अथवा 5 मौलिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश से निर्मित है और एक दिन सब कुछ उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये सब चिंतन भी इस देश में थे। प्राचीन यूनान और अन्य देशों में भी वस्तुवादी चिंतन था। उनके चिंतन के आधार अंदर भी वस्तुवाद का प्रभाव था।
शुरुआत में मनुष्य इसी तरह सोचा करता था। शून्य की खोज भारत में हुई थी। शून्य का मतलब कुछ नहीं है, नहीं होता। शून्य भी एक अंक है, एक पूर्णांक है जिसका निश्चित गणितीय मूल्य है। ये सब उच्च चिंतन अतीत में इस देश में प्रचलित थे। बहुत प्राचीन काल से ही दर्शन शब्द का इस्तेमाल होते आया है, जिसका मतलब ही है जो हम देखते हैं वही सत्य है। इसलिए दर्शन शब्द ही तो वस्तुवादी दृष्टिकोण को साबित करता है। अब जो भाववादी दर्शन है और वस्तुवादी दर्शन है, इसके बीच जो टकराव अभी हमारे देश में देश दुनिया में चल रहा है, उसके बारे में इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। जब ईश्वर का विचार आया, जब से भाववादी चिंतन आया, तभी से भाववाद और वस्तुवाद के बीच दर्शनगत द्वंद्व संघर्ष चला आ रहा है। भाववादियों के एक धड़े की दलील है कि ईश्वर या अलौकिक सत्ता ने ही इस प्रकृति, जगत, पदार्थ, जीवन एवं मानव सब कुछ की सृष्टि की है। प्रत्येक चीज़ उसी के विधि विधान से ही संचालित हो रही है। यानी कि पहले प्रकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। दूसरा धड़ा कहता है कि अलौकिक सत्ता यानी सुपर नेचुरल पावर जो होती है और वस्तुमय प्रकृति दोनों का ही अस्तित्व है और दोनों शुरुआत से ही काम कर रही हैं, जो कि विकास सर ने भी कहा है कि जो कॉन्शियसनेस है और जो मेटल है यानी कि वस्तु है और भौतिक पदार्थ है एक तरफ है और एक तरफ कॉन्शियसनेस चेतना है, ये दोनों चीज़ें साथ के साथ चली आ रही है। और तीसरा धड़ा ये दावा करता है कि अलौकिक सत्ता यानी सुपर नेचुरल पावर शाश्वत भाव है, यानी एब्सोल्यूट आइडिया है। एब्सोल्यूट आइडिया ही केवल सत्य है और वस्तु, जगत या प्रकृति किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह उस शाश्वत भाव की ही अभिव्यक्ति मात्र है। तो तीसरे प्रकार के लोग इस तरह की बात कहते हैं कि जो कुछ है सब ईश्वर है, बाकी जैसा कि वो अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य वाला है, जो उसमें बताते हैं विकास सर भी, ये चीज़ है। अब जो भौतिकवादी हैं, वस्तुवादी हैं, वो दूसरी तरफ वस्तुवादी मानते हैं कि पदार्थ ही एकमात्र प्राथमिक वास्तविकता है। वे वस्तु जगत से परे किसी शक्ति के अस्तित्व को मान्यता नहीं देते हैं। मार्क्स के महान सहयोद्धा फ्रेडरिक एंगल्स ने टिप्पणी की थी, जिन लोगों का कहना था कि आत्मा ही मूल है और प्रकृति गौण है, वे भाववाद के खेमे में शामिल हो गए। अंत में ये लोग किसी न किसी रूप में ये भी मानते हैं कि संसार की किसी ने सृष्टि की थी। दूसरे लोग, जिनका कहना था कि प्रकृति ही मूल चीज़ है, वे भौतिकवाद के विभिन्न संप्रदायों में बट गए। तो यहाँ से जो आप देखेंगे कि एंगल्स यहाँ कह रहे हैं कि, और विकास सर ने कहा कि जो भाववादी दर्शन है उसमें जैसे कि भारत में जो 9 दर्शन पढ़ाए जाते हैं उनमें शायद चारवाक को छोड़कर सभी भाववादी दर्शन है ना। चारवाक तो सिर्फ जो इस दुनिया में जो दिख रहा है हमको वही सत्य है, ये मानते हैं, यानी जो वस्तु है वही सत्य है। और भी जो पश्चिम यूरोप के जो दर्शन है वो उनमें भी कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो वस्तु जगत है, जो मार्क्स के दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स, वो भी कहते हैं कि जिनका कहना था कि प्रकृति ही मूल चीज़ है, वे भौतिकवाद के विभिन्न संप्रदायों में बट गए हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अतीत काल में विज्ञान उतना विकसित नहीं था, ज्ञान की सीमाबद्धता थी, इसलिए उस युग के भौतिकवादी लोग यकीनी तौर पर इसकी कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं दे सके कि मन क्या है, विचार क्या है। ये भाववादियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसी का फ़ायदा उठाकर भाववाद ने समाज में गहरी जड़ें जमा ली। इस पहलू पर मुझे इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है कि आम लोग अब भी इस तरह के भाववादी विचारों के प्रभाव में रह रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता, मर्जी खुदा की खेल नसीब का, बंदा जोड़े पली पली राम डुलाए लुढ़ाए कुप्पा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है, उसके जीवन में सुख दुख जो कुछ भी होता है, वह सब पहले से ही निर्धारित है, भगवान की लीला है। यहाँ तक कि कोई आस्तिक डॉक्टर भी कहता है, मरीज का इलाज करने के लिए मैंने तो जितना एक इंसान के हाथ में है उतना सब किया, अब आप ही ये समझ सकते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये सोचने के एक खास रुझान को पेश करता है।
वह यह है कि कोई बाहरी ताकत, वस्तु जगत तथा प्रकृति से बाहर एक सुपर माइंड, एक एब्सोल्यूट आइडिया जगत को नियंत्रित कर रहा है। यही भाववादी विचार है। यानी जो लोग मानते हैं कि भगवान इस पृथ्वी को, इस दुनिया को चला रहा है, या कोई एक शक्ति, ऐसी शक्ति है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है, तो वो जो विचार है वो भाववादी विचार है। अब आप थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विकास सर ने जो विभिन्न दर्शनों के बारे में कहा, और इसमें जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी अंतर है उसमें। भाववादी दर्शन के अनुसार सब कुछ शाश्वत, पूर्व निर्धारित, जो कि ये अभी हम बात भी कर रहे थे कि किस्मत और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित है। कोई कहता है कि एक फ़िल्म बन चुकी है, उस फिल्म में हम सब कैरेक्टर हैं, ये सब है। और कोई कहता है कि हम तो कठपुतलियाँ हैं और सब कुछ जो है किसी एक अलग कोई है जिसके हाथ में है हमारी डोर, ये सब बोलते हैं। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि उठता है कि ये वस्तु जगत क्या है, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या समाज बदल रहा है? अगर हाँ, तो क्या उस परिवर्तन में कोई नियम काम कर रहा है? क्या ये नियम जाना जा सकता है? ये सब सवाल दार्शनिक सवाल हैं। भाववादियों या आस्तिकों का विश्वास है कि प्रकृति से परे एक अति प्राकृतिक शक्ति काम कर रही है। भाववाद के दर्शन में कोई राम या कृष्ण नहीं है। भारतीय भाववाद का मानना है कि ब्रह्म एक अलौकिक शक्ति या एक शाश्वत भाव, एब्सोल्यूट आइडिया सभी जगह काम कर रहा है, जिससे वस्तु जगत आ रहा है और फिर उसी में विलीन होता जा रहा है। मार्क्स के पूर्ववर्ती जर्मन दार्शनिक हेगेल ने कहा था कि एक शाश्वत भाव, एब्सोल्यूट आइडिया अनंत काल से अस्तित्व में है। उसमें ही द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में से विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं। वे परिवर्तन होते होते ही परकीयकरण यानी एलिएशन के रास्ते ये प्रकृति जगत आया है, ये समाज आया है। इस प्रकृति में सामाजिक जीवन में जो भी परिवर्तन हम देखते हैं उनमें समय के गतिपथ पर नया कुछ नहीं है। उस शाश्वत भाव में पहले से ही इसके साथ और अगल बगल में विभिन्न स्तरों के तौर पर वह सब था, और इस प्रक्रिया में निरंतर उसी की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन हो रही है, उसी में विलीन हो रहा है, एक फिर बार बार उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। हेगल का ये दार्शनिक सिद्धांत जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा है। अब जिनसे समझा है उन महान एंगल्स के शब्दों में कहता हूँ। हेगल के कथनानुसार प्रकृति केवल विचार का परकीयकरण मात्र होने के कारण टाइम यानी काल में विकास करने में असमर्थ है। वह केवल दिक यानी स्पेस में ही अपने नाना रूप तत्वों का विस्तार कर सकती है, जिस कारण वह अपने में सन्निविष्ट विकास के सभी चरणों को ही समय में और दूसरे के साथ साथ प्रदर्शित करती है, और वह एक जैसी प्रक्रियाओं की शाश्वत पुनरावृत्ति के लिए विवश है। इस प्रश्न पर मार्क्स का हेगल के साथ मौलिक मतभेद था। हमारे देश में विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत की व्याख्या करते हुए भी कहा था, जितनी शक्तियाँ हैं, चाहे तुम उन्हें गुरुत्वाकर्षण कहो, चाहे आकर्षण या विकर्षण कहो, अथवा ताप कहो या विद्युत या चुंबकत्व, वे सब उसी शक्तित्व के विभिन्न रूप हैं। चाहे मनुष्यों की बाह्य इंद्रियों का मामला कहो या उनके अंतःकरण की चिंतन शक्ति ही क्या कहो, ये सब एक ही शक्ति से उद्भूत, उसे प्राण शक्ति कहते हैं। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है? प्राण स्पंदन या कंपन है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय इसके चिरंतन स्वरूप में हो जाता है, तब ये अनंत शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? क्या तुम सोचते हो कि इनका भी लोप हो जाता है? नहीं, कदापि नहीं। यदि शक्ति राशि बिल्कुल नष्ट हो जाए तो फिर भविष्य में जगत तरंग का उत्थान कैसे और किस आधार पर हो सकता है? क्योंकि गति तो तरंगाकार संचरण है, और उठती है, गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है। अच्छा, तो उस समय पदार्थ, भूतों यानी पदार्थ की क्या अवस्था होती है? शक्तियाँ जिन सब सर्वभूतों में ओतप्रोत हैं, वे उस समय आकाश में विलीन हो जाती हैं। इस आकाश से फिर भूत समूहों यानी पदार्थों की सृष्टि होती है। ये आकाश ही आदिभूत है। यही आकाश प्राण शक्ति से स्पंदित होता रहता है, और हर नई सृष्टि के साथ ज्यों ज्यों प्राण का स्पंदन द्रुत होता जाता है, त्यों त्यों आकाश की तरंगें क्षुब्ध होती हुई चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि के आकार धारण करती जाती है। सूक्ष्मतर
तत्व से स्थूलतर तत्व की उत्पत्ति होती है, यानी छोटे से छोटे जीव से बड़े जीव की उत्पत्ति होती है। सबसे पीछे स्थूलभूत की सृष्टि होती है, यही बाह्यतम वस्तु है, और इसके पीछे सूक्ष्मतर भूत विद्यमान है। यानी मान लीजिए कोई दीवार है, वो दीवार है, ये स्थूल यानी बड़ी चीज़ है। अब इसके अंदर जो ईंटें लगी हुई है वे सूक्ष्मतर चीज़ें हैं। वैसे ही हमारा शरीर है, इसमें कोशिकाएं हैं, वो सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है, वो बिल्कुल छोटी हैं, बहुत छोटी है, ऐसा कि हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। काफ़ी सारे जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले बड़े की उत्पत्ति हुई है, फिर छोटे जीव उसमें रहते हैं, ये इसमें कहा जाता है, कह रहे हैं। संपूर्ण संसार केवल दो तत्वों में पर्यवसित किया गया है। अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे हैं। शक्तित्व के एकत्व को प्राण और जड़त्व के एकत्व को आकाश कहा गया है। शक्तित्व के एकत्व को प्राण यानी जो मास है हमारा, नहीं सॉरी, शक्तित्व के एकत्व को प्राण और जड़त्व के एकत्व को आकाश कहा गया है। क्या इन दोनों में भी एकत्व पाया जा सकता है? ये भी क्या एक तत्व में पर्यवसित किए जा सकते हैं? हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ मूक है, वह किसी तरह की मीमांसा नहीं कर सका है, और यदि उसे इसकी मीमांसा करनी ही पड़े तो जैसे उसने प्राचीन पुरुषों की तरह आकाश और प्राणों का आविष्कार किया है, उसी तरह उनके मार्ग पर उसे आगे भी चलना होगा। जिस एक तत्व से आकाश और प्राण की सृष्टि हुई है वह सर्वव्यापी निर्गुण तत्व है, जो पुराणों में ब्रह्मा चतुरानंद ब्रह्म के नाम से परिचित है, और मनस तत्व के अनुसार जिसको महत भी कहा जाता है, यहीं उन दोनों प्राण और आकाश का मेल होता है। प्रलय होने पर जगत प्रपंच सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर अपनी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त कर होता है। कुछ देर उसी शांत अवस्था में रहकर फिर विकसित होता है। यही सृष्टि है, यही बाह्य प्रक्षेपण है, बहिप्रक्षेपण है। अब आसान भाषा में कहा जाए तो यह है कि उनकी व्याख्या के अनुसार परम ब्रह्म या महत ही केवल सत्य है। आकाश कहने से उनका तात्पर्य वस्तु से था, और ऊर्जा को उन्होंने प्राण कहा है। उन्होंने कहा था कि परम ब्रह्म से ये आकाश और प्राण आए हैं। सर्वप्रथम पदार्थ और ऊर्जा सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बाहर निकल रहे हैं, फिर प्राण के संपर्क में आकर आकाश सूक्ष्म से स्थूल रूप लेता है, यानी छोटे से बड़ा रूप लेता है, विशाल से विशालतर होता जाता है। उसी से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा बाकी सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। फिर दोबारा स्थूल से सूक्ष्म होते होते प्राण और आकाश परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, फिर दोबारा इसी तरह प्रकट होते हैं। बारंबार उसी तरह क्रम विकास, एवोल्यूशन और प्रलय, इन्वोल्यूशन होता रहता है। हेगल तथा विवेकानंद दोनों ने ही शाश्वत भाव की बात अलग अलग लहजे में कही, किंतु अंतर सिर्फ इतना ही था कि विवेकानंद ने आकाश एवं प्राण को परम ब्रह्म से पैदा होने की बात कही, जो बात हेगल के दर्शन में नहीं थी। हेगल के दर्शन में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से ही भाववाद का परिवर्तन होने की जो धारणा है वह विवेकानंद के चिंतन में नहीं है, किंतु दोनों के चिंतन के अनुसार ही इस धारा में लगातार क्रम विकास और प्रलय का होते रहना जरूरी है। इसलिए भाववादी दर्शन के अनुसार सभी कुछ शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और पहले से ही तय है। कोई भी नया या परिवर्तित जैसा कुछ भी नहीं है। मार्क्सवाद की चर्चा में ये सवाल प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि अगर कोई आदमी भाववाद का अनुगामी हो तो वह ये मान ही लेगा कि पूंजीवाद, अमीर गरीब का भेदभाव या आदमी के द्वारा आदमी के शोषण की व्यवस्था सब कुछ शाश्वत या चिरंतन है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसकी किस्मत खराब है, अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि ये उसके पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। हाँ, तो इसमें जो बात आई थी कि वो ये थी कि विकास सर इसमें कह रहे हैं कि एक तो होती है कॉन्शियसनेस यानी विचार, चेतना, और एक होता है भौतिक पदार्थ। तो अगर जैसे उसमें एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि लोहा कैसे विचार कर सकता है, लोहा भी तो एक वस्तु है, वो विचार नहीं कर सकता है, जैसे जाहिर सी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है, मानव मस्तिष्क है, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि एक तरफ जो राइट साइड का हमारा जो ये मस्तिष्क दिमाग है, यहाँ जो हमारे इमोशन होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जो नए नए आइडिया आते हैं वो हमारे वो इस तरफ के दिमाग के बाएं हिस्से में आते हैं, आगे के बाएं हिस्से में। तो ये उन्होंने कहा है इसमें, लेकिन वो शायद इस पर थोड़ा ये भूल रहे हैं
या वो गलती कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा दिमाग, हमारा जो ये है मस्तिष्क है, ये भी वस्तु से बना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा दिमाग जो है वस्तु से बना है। वस्तु यानी जो जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें, देखो कपाल है, अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ये सब वस्तु है। यानी भौतिक पदार्थ है जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जो कि पांच इंद्रियां जो अपनी होती हैं, आँख नाक कान और जो स्पर्श, जीभ और स्पर्श का है, तो हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये वस्तु भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ चिंतन कर सकता है। अब देखिए, आप अगर कुछ सोचते हैं तो दिमाग से ही सोचेंगे ना। अब सोचेंगे कैसे? सोचने का भी एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपकी नज़र उस कुर्सी पर पड़ी है, ठीक है। जैसे मेरे सामने ये कुर्सी है, मेरी नज़र इस कुर्सी पर पड़ी, तो मैंने जब इस कुर्सी को देखा तो ये कुर्सी क्या है? एक भौतिक पदार्थ है, वस्तु है। ये मेरा दिमाग क्या है? वस्तु है। अब दिमाग में जो प्रोसेस होता है, मैंने इस कुर्सी को देखा और दिमाग में जो प्रोसेस आया कि ये क्या है, मैंने इसको देखा, ये प्लास्टिक की है, इसका आकार ऐसा है, इसका बनावट ऐसी है, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई। मुझे अब छोटे बच्चे को पूछे कि बच्चे ये क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा कि कुर्सी है। जैसा कि विकास सर भी कर रहे हैं इसमें, कि उसको नहीं पता है कि कुर्सी है या क्या है, हम उसको बताते हैं कि ये कुर्सी है, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, देखने से क्या हो रहा है, हमारे इंसान के दिमाग जो है, इंसानी दिमाग में पावर ऑफ ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन की शक्ति होती है इंसान के दिमाग में। वो हम देखिए क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसके बारे में कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। कुर्सी है, कुर्सी के बारे में मैंने सोचा कि ये प्लास्टिक की बनी है। प्लास्टिक क्या होता है? दिमाग, विचार आया ना। ये विचार जो है वस्तुगत परिस्थितियों में आया, वस्तु से ही। यानी वस्तु जो है वस्तु का चिंतन कर रही है, वस्तु है वो चिंतन कर रही है। तो कॉन्शियसनेस अलग चीज़ नहीं है ना। और हम सोचते हैं तो उसका भी एक जो वो प्रोसेस होता है, उसकी एक स्वतंत्रता होती है सोचने की। सोचते हैं तो मान लीजिए हमने किसी के बारे में सोचा, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते जो हम ना देख सकें या ना महसूस कर सकें, या हमने कभी देखा ही ना हो, ऐसा कभी नहीं सोच सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए हम कोई कल्पना करते हैं, एरोप्लेन की कल्पना अगर किसी ने की, ठीक है, जो राइट ब्रदर्स जो भी थे, मान लीजिए उन्होंने एरोप्लेन की कल्पना की। अब कल्पना कहाँ से की? सोचा, कहाँ से सोचा? उन्होंने कहीं ना कहीं से सोचा होगा। मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने पक्षी को देखा, पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है यूँ, और अब उसके पंख है, ये पंख है, ये उड़ता जा रहा है, पक्षी उड़ता जा रहा है। अब उन्होंने सोचा कि ये पक्षी अगर उड़ रहा है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, हम भी कुछ ऐसा बनाएं कि जिससे हम भी उड़ सकें। तो उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। जो भी आगे चीज़ें आई, हेलीकॉप्टर हुए, उड़ने के अलग अलग चीज़ें, ऐसे करके एरोप्लेन के उदाहरण आए। उसी तरह हम देखते हैं कि परी तो कोई चीज़ होती नहीं है। परी की कल्पना कहाँ से हुई है? परी जो है, मान लीजिए कौन होती है परी, कैसी होती है? एक खूबसूरत सी लड़की है, उसके पंख लगे हुए हैं, ठीक है, वो परी हो गई, है ना। आपकी वाली परी नहीं है, वो दूसरी वाली परी है ना। ये है। तो अब देखिए, परी जो एक लड़की है, उसके पंख लगे हुए हैं चिड़िया के। अब देखिए, इनको अलग अलग करके देखिए तो एक खूबसूरत लड़की है, वो खुद एक हम वस्तु, भौतिक पदार्थ हैं, हम खुद एक भौतिक पदार्थ हैं। चिड़िया के पंख भौतिक पदार्थ हैं। तो हमारी कल्पना जो है, हम विचार जो करते हैं, वो इस भौतिक जगत से परे नहीं हो सकता है। अगर किसी ने इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को बनाया भी है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी तक तो ये प्रूव हुआ नहीं है। बाकी विज्ञान इस पर काम कर भी रहा है। यही मैं इसमें कहना चाहूँगा फ़िलहाल। और भी आगे जो चीज़ें आएंगी, मैं जो समझ पाया हूँ, मार्क्स ने जो बताया है, उसके अनुसार जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैंने आपको बताया है कि इस तरह के विचार जनसाधारण में व्याप्त हैं। सोचने का इसी तरह का ढंग ही अति प्राकृतिक शक्ति के अस्तित्व को पहले से ही मानकर चलता है। यांत्रिक भौतिकवादी यानी मैकेनिकल मटेरियलिस्टिक इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सके।
मार्क्स से पहले राजतंत्र विरोधी बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रांति ने यांत्रिक भौतिकवादी दर्शन के चिंतन को जन्म दिया था। यांत्रिक भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य व उसके मस्तिष्क सहित सब कुछ मशीन की माफिक है। यांत्रिक भौतिकवाद के पैरोकार इससे परे कुछ सोच भी नहीं पाए। इसी समझदारी के चलते वे अंततोगत्वा भाववाद के चंगुल में फंसे रह गए। अगर कोई यांत्रिक भौतिकवाद को मानकर चलता है तो उसे प्राइम मूवर की न्यूटनीय अवधारणा की तरह ये कहना पड़ेगा कि इस मनुष्य रूपी मशीन को गति में लाने के लिए किसी को पहल इस पर बल लगाना पड़ा होगा। इसका मतलब देखिए, आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कि जो इंसान बने हैं वो किसी ने तो बनाए हैं। ये जो पृथ्वी, ये जो ब्रह्मांड है, ये किसी ने बनाया है। किसी ने उसे बाहर से, जैसा कि न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, पहला जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन की गति का पहला नियम, उसमें कि कोई वस्तु जब तक गतिशील है वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या कोई वस्तु जब तक स्थिर है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये कहता है न्यूटन का पहला नियम। लेकिन जिस न्यूटन ने जब ये नियम दिया तो उस समय प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये वस्तु अगर गतिशील है तो कहाँ से गतिशील हो रही है, शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी गति में होने की, या कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है तो वो स्थिर ही क्यों है, पहले कभी कोई गति में रही होगी, यानी किसी ने तो किया होगा ऐसा, है ना। तो इस तरह का ये सवाल पूछे गए। तो उस समय हालांकि फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान, उसके पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन विकास का जो क्रम होता है, धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे विज्ञान का विकास होता है, उसने इसका जवाब दिया। फिर आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो उसे प्राइम मूवर की न्यूटनीय अवधारणा की तरह ये कहना पड़ेगा कि इस मनुष्य रूपी मशीन को गति में लाने के लिए किसी को पहले इस पर बल लगाना पड़ा होगा। दूसरी तरफ अज्ञेयवादियों, यानी कि जो ज्ञात नहीं किया जा सकता, अज्ञेयवादियों ने भी कुछ भी जाना नहीं जा सकता, वस्तु निज रूप, वस्तुएं अपने आप में है इत्यादि जैसी धारणाओं की बात कही थी। अर्थात अज्ञेयवादी ये मानना था कि पदार्थ का रहस्य पदार्थ में ही निहित है और उसे जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार के चिंतन द्वारा भाववाद से नहीं लड़ा जा सकता था। बिल्कुल, जो इससे भाववाद से नहीं लड़ा जा सकता था, इस तरह के चिंतन से। मार्क्स ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम हेगल के दर्शन से लड़ते हुए भाववादी दर्शन की जड़ों पर कुठाराघात किया था। हेगल के साथ उनके चिंतन के बुनियादी फर्क को समझाने के लिए मार्क्स ने कहा था, हेगल के लिए चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार कॉन्शियसनेस के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार का सृजन करता है, और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रियगम्य रूप मात्र है। यानी कि जो विकास सर ने भी उसमें भी कहा है, दो चीज़ों में उन्होंने बांट दिया है। एक तो है दिमाग, मतलब कि एक तो है विचार, और एक तरफ है भौतिक पदार्थ, यानी भौतिकवाद। इसका मैं थोड़ा आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूप में बदल जाता है। ये मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, इस लाइन को। अर्थात हेगल की धारणा के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया शाश्वत भाव है जो एक स्वतंत्र सत्ता लेकर अस्तित्व में है, और यही वस्तु जगत का असली सृष्टि करता है, और यह विश्व जगत परम भाव का बाहरी रूपगत प्रतिफलन है। मार्क्स ने ही मानव समाज में सर्वप्रथम दिखाया था कि मानव मस्तिष्क में बाहरी दुनिया प्रतिबिंबित हो रही है और भाव अर्थात विचार में तब्दील हो रही है, और वही है भाव। कालांतर में इसकी विस्तार से व्याख्या करते हुए पहले पल महान लेनिन ने और बाद में कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि ये प्रतिबिंबन दर्पण में प्रतिबिंबन जैसा कदापि नहीं है। ये प्रतिबिंबन यानी जो छाया परछाई है उसकी, ये प्रतिबिंबन मानव मस्तिष्क तथा भौतिक जगत के बीच अंतःक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कॉमरेड शिवदास घोष ने एक जगह चर्चा करते हुए दिखाया था कि जहाँ हम चिंतन की सामग्री वस्तुगत जगत पाते हैं, वही दृष्टिकोण या चिंतन प्रक्रिया भी हम जाने अनजाने विशेष समाज द्वारा पैदा किए गए सामाजिक मनन या दृष्टिकोण से पाते हैं। ये दोनों मिलने पर ही हम विचार करते हैं। इसी वजह से एक ही वस्तुगत स्थिति में रहते हुए भी दृष्टिकोण में फ़र्क की वजह से हमारा विचार और निष्कर्ष अलग हो जाता है।
ये भी गौरतलब है कि मार्क्स के समय विज्ञान उतना विकसित नहीं था जितना कि आज है। मानव मस्तिष्क की संरचना के क्षेत्र में विज्ञान की बहुत सारी खोजें तब तक नहीं हुई थी। पावलोव और दूसरे वैज्ञानिकों के आविष्कार भी तब तक नहीं हुए थे। उस पृष्ठभूमि में चिंतन व भाव की उत्पत्ति कैसे होती है, मार्क्स की ये खोज युगांतकारी और हैरत अंगेज थी। अब जो आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा मुझे। शुक्रिया।